नहीं। देखो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, कि एक बस में कुछ सवारियां हैं और पहले स्टॉप पे कितने उतर रही हैं, 1/4 और 20 चढ़ जाते हैं। फिर दूसरे स्टॉप पर 1/5 उतरे और कितने चढ़े, 4। और तीसरे स्टॉप पर कितने उतरे और कितने उतरे, 1/8 उतरे और 11 चढ़े, है ना। तो अंतिम स्टॉप पर कितने रह जाते हैं, 60। आपको पता है जब बस चलती है तो सवारी उतरती भी और चढ़ती भी है ना। तो इसमें स्टॉप बने हुए हैं, आपको बताना है कि प्रारंभ में कितने हैं। तो प्रारंभ में यात्री आप पी मान लो कि कितने हैं भैया, पी फॉर पैसेंजर हो गया, पी फॉर यात्री हो गया। जो प्रारंभ में हैं वो पी यात्री हो गए, यानी यहाँ पे कितने चढ़े, पी यात्री हैं। तो पहला स्टॉप इसे मान लो, पहले स्टॉप पे क्या हुआ, 1/4 उतरे। जब 1/4 उतर गए तो इसका मतलब है कि यात्री का 3/4 बचे हैं। भाई जब 1/4 उतरेंगे तो कितने बचे हैं, 3/4 और 20 और आगे तो प्लस के 20 और कर दो। ये पहले स्टॉप की कहानी है कि जो कुल यात्री थे उनका जब 1/4 उतर गए तो उसमें कितने बचे हुए हैं, 3/4 बचे हुए हैं और चढ़े कितने हैं, 20। तो ये पहले स्टॉप से बस चलती है इन सब को लेकर। अब हमें क्या करना है, इन सब की जो वैल्यू है वो P1 मान लेनी है। क्या मान लेनी है कि ये जो टोटल संख्या है ये P1 के बराबर है, यानी ये दूसरा स्टॉप आएगा उस पर जो यात्री रहेंगे वो कितने रहेंगे, P1। और क्या बोला इन्होंने कि दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतरे। जब 1/5 यात्री उतरे तो यात्री कितने बचे, भाई 5 में से घटा देंगे तो 4/5 हो गया ना, तो 4/5 बचे और कितने चढ़ गए, 4 यात्री चढ़ जाते हैं, तो प्लस के 4 और कर दिया हमने। अब ये जो टोटल वैल्यू है ये होगी P2 के बराबर। किसके बराबर होगी, P2 के बराबर होगी। अब ऐसे ही तीसरा स्टॉप आ गया। तीसरा स्टॉप में क्या बोला इन्होंने कि 1/8 उतरे, तो P का 1/8 कितना हो गया भाई, 7/8 और कितने चढ़े और टोटल कितने बैठे, 60। 1/8 उतरे और 11 यात्री चढ़ जाते हैं। 11 यात्री चढ़ने के बाद में अंतिम स्टॉप पर केवल 60 यात्री शेष रह जाते हैं, यानी जो स्टॉप है इस पर कितने रह जाते हैं, 60। अब हम क्या काम करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखो P2 गुणा 7/8, 60 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे, 49, ये माइनस कर लेंगे ना, और 7 7 और 7 8 56 आ गया, नहीं P2 की वैल्यू 56 आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 56 मान है ये इसके बराबर है, यानी इस पूरे के बराबर है कि ये जो टोटल था ये P2 था, है ना, और ये किसके बराबर है, 56। तो हम यहाँ पे रख लेंगे P1 गुणा 4/4 बराबर 56। 4 माइनस कितना हो जाएगा, 52। फिर 56 में से 4 जाएंगे तो 52 बचेंगे ना, तो P1 गुणा 4/5 बराबर 52 और 4 से घटाइए और 4 से घटाइए 13 बार और 13 पंजा, तो P1 कितना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। जब P1 पैसा हटा गया तो P1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसमें, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 P खाली है तो गुणा 3/4 प्लस 20 बराबर 65। तो 20 माइनस हो जाएगा कितना बचाएगा भैया, 45। 3 से कितना 15 और 15 चौका, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, यानी हमने क्या माना, कितने चले यात्री प्रारंभ में 60 यात्री बचे आपके। बात समझ में आ गई कुछ हद तक। ये इसका तरीका होगा, आपको एक वैल्यू माननी पड़ेगी ये P1, ये माननी पड़ेगी P2, तब चलेंगे लेके से, तो आसान हो जाएगा। और इससे बेहतरीन तरीका नहीं है इस सवाल का कहीं भी। आगे ना बात समझ में, नहीं जोड़ना नहीं है। प्रारंभ में पूछा प्रारंभ में कितने यात्री थे, तो प्रारंभ में यात्री हमने P माने, हमें P की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। ये उल्टा चलेगा सवाल, हाँ ये P बराबर, हाँ 60 ही तो है, ये 60 ही है भैया, ये P बराबर 60 ही है, ठीक है ना, P बराबर 60 हो गया, ठीक ठीक ठीक। सवाल पढ़ लेते एक बार। एक रेलगाड़ी में कुछ निश्चित यात्री थे। पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतरे, है ना। पहले स्टॉप पर कितने उतरे भाई,
आधे, तो इसका मतलब है कुल यात्री हमारे पास P हैं, तो जब आधे उतर गए तो आधे ही बचे, तो आधे बचे। उसके बाद कितने चढ़े, 135 चढ़े, ठीक है ना। अब ट्रेन आगे चल दी। अब इनको हम टोटल के मान लेंगे, P2 है, P1 है अपना में, क्या है ये P1 के बराबर है। तो दूसरे स्टॉप पे कितने पहुँचे, P1, और कितने उतरे, 1/3, तो कितने रह गए, हाँ 450, बहुत बढ़िया। तो 2/3 और कितना हो गया, 110 चढ़े, तो 110 प्लस कर दिए भाई। 1/3 में से 3 में से गए, 2/3 न बचे, और कितने और चढ़े हैं, 110। तब रेलगाड़ी चलती है कितने यात्रियों के साथ में, 350 यात्रियों के साथ चलती है, तो बराबर कितना हो जाएगा ये, 350। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। देखो P1 गुणा 2/3, तो 350 माइनस 110 कितना आ गया, 200। 200 काट ले से 120 बार, तो P1 बराबर कितना आ गया, 360। ये 360 हम यहाँ रख देंगे, P गुणा 1/2, 360 माइनस करो 135 में कितना आ गया, 200। तो P गुणा क्या हो जाएगा, 225 गुणा 2 बराबर, यही हमारा आंसर है, आधे। आधे का मतलब क्या होता है, 1/2 तो होता है। जब 1/2 हो जाएगा, 1/2 उतरे तो बचे कितने, फिर आधे उतरे तो आधी तो बचे, आधे उतरे तो कितने बचे, आधे तो बचे, तो बस ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ डायरेक्ट, सवाल तो लिख दिया ना। देखो 2 टोकरियों में कितने संतरे हैं, 640। तुमने क्या काम करा, पहली टोकरी में से 1/5 निकाल दिए, है ना, 1/5 निकाल दिए ना, तो 4/5 बचे ना अपना में। और 1/5 निकालने के बाद हुआ क्या कि टोकरी में संतरों की संख्या बराबर हो गई। अब 640 संतरों को 2 भागों में बांटो। पहली टोकरी तो ये 320, और ये कितना, ये भी 320। भाई बराबर का मतलब ये तो हुआ कि आधा आधा हो गया। अब ये कंडीशन तब आई जब तुमने पहली टोकरी कितने संतरे निकाल दिए, 1/5। जब पहली टोकरी के 1/5 संतरे निकाल दिए तो पहली टोकरी में कितने बचे होंगे, 4/5। यानी ये जो 320 है किसके बराबर है, ये 4/5 के बराबर है ना। ये बात समझ में आ गई। तो पूरी वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू क्या है भाई, तो 320 गुणा 5, ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे भाग करते हैं, बटे 4, 4 × 400 आ गया। बात समझ में आ गई ना। दोबारा समझ लो, इसने क्या बात बोली है कि जो दोनों टोकरी में कुल संतरे कितने हैं, 640, एक में कम होंगे एक में ज़्यादा होंगे, है ना। फिर क्या बोला है कि पहली टोकरी में से 1/5 निकाल दिए। जब पहली टोकरी में से तुम 1/5 निकाल दो, कितने बचेंगे, 4/5। यानी मान लो पहली टोकरी में हो गए भैया x, और जब 1/5 निकाल दिए तो x/5 निकल गए, तो बचे कितने, ये बचे ना, ये 5x कितने बटे, 4/5x बचे ना। और उसके बाद हुआ क्या कि संतरे बराबर हो गए। बराबर का मतलब है कि 320 इधर है और 320 इधर है, तो ये 4/5x होना किसके बराबर है, ये 320 के बराबर ही है। बात समझ में आ गई ना, ठीक, क्लियर होगी बात। सुनो ध्यान से, तो 4/5x की वैल्यू कितनी है, तो x का मान कितना है, 320 गुणा 5/4। तो क्रॉस चेक करवाता हूँ मैं तुम्हें से। पहली टोकरी में कितने संतरे हैं, 400, तो दूसरे में कितने बचेंगे, 640 में से 400 घटाओ, 240 हो गए, है ना। पहली टोकरी में 400 संतरे हैं, दूसरे में कितने हैं, 240। 400 का 1/5 निकालो, 400 का 1/5 कितना हो गया, 80। तो 400 में से 80 माइनस करो, 320, और 240 प्लस 80 करो, 320। ये क्रॉस चेक हो गया, ठीक। देखो समझाता हूँ मैं तुम्हें, है ना। देखो समझाता हूँ मैं, 3 अंकों की संख्या गुणा करना है, किसको गुणा करना है, 423 को, है ना।
अगर अब आपको क्या करना है, 423 को मल्टीप्लाई करने किसी भी 3 अंकों की संख्या से, एक्स वाई और जेड ये 3 अंकों की संख्या होगी, है ना। अब आपको गुणा करनी, गुणा करने के बाद हुआ क्या कि जो गुणनफल आया वो कितना आया है, देखो यहाँ पे कितना आया है, 9 आया है, 8 7, ये दिख रहा ना, दिख रहा ना ये, ठीक है। अब था क्या कि ये जो दोनों सात हैं ये गलत आ गए, ये दोनों सात क्या गलत हैं, 9 ठीक है, 8 भी ठीक है, 6 भी ठीक है, पर दोनों सात गलत हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमें चेक करना है कि सही गुणनफल क्या होगा। तो देखो कुछ चीज़ें हम कॉमन सेंस से जानते भी हैं। अगर यहाँ 9 आ रहा है, ऊपर 3 है, तो 3 में 3 गुणा करोगे तभी 9 आएगा। भाई 3 से 9 कैसे बन सकता है, ये सोचो कि हम जेड का मान क्या रखें ताकि हम 3 में गुणा करें और 9 आ जाए। तो जेड का मान 3 रखोगे तुम, भाई जेड का मान अगर 3 रखोगे, जेड का मान कितना रखोगे 3, तो 3 तिया और 3 दूनी और 3 चौक 12। बात समझ में आ गई। तो गुणा तो पूरी ऐसी होगी। तो 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप दोबारा गुणा करते हो तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देते हो ऐसे करके, ये क्रॉस का निशान होता है। अब हमें करनी है वाई की गुणा, किसकी करनी है, किस में करनी है, 3 में। यहाँ 8 आना है, तो 6 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, 6 में 2 जोड़ो तभी 8 आएगा। अब 2 यहाँ कैसे आ सकता है, 3 की गुणा करें तो 4 तिया 12 का 2, है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है। 6 तिया 18 नहीं करना है, 4 तिया 12 का 2 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। यानी y का मान क्या रख सकते हैं हम, 4। पिक्चर समझ में आ गई। तो y का मान जब 4 रखोगे तो 4 तिया 12 का 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौक, तो 6 और 2 8 बराबर हो गया। देखो 9 का 9 आ गया और 6 और 2 कितना होगा, ये 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जब आप तिबारा गुणा करते तो फिर ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब किस गुणा करनी है, x की, किस गुणा करनी है, x की। अब हमें यहाँ बात पता है कि ये दोनों 7 गलत है, लेकिन 6 तो ठीक है। ये 3 अंक हैं और यहाँ भी 3 अंक बचे हुए हैं, तो गुणा तुम यार ज़्यादा बड़े अंक की नहीं कर सकते यहाँ पर। भाई आप सोचो, अगर आपने 1 की गुणा कर ली तो 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 चौक 4, तो 4 और 1 5। अगर आपने 2 गुणा कर दी, 2 चौक 8 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, और 8 और 1 9 नहीं हो जाएगा, तो आपको 1 की गुणा ही कर पाओगे। तो x का मान कितना जाएगा, 1, 1 तिया 1 दूनी 1 चौक 4, इनको जोड़ो, 3 और 2 और 9 और 5 14, 14 कितना आ जाएगा 4। बात समझ में आ गई भाई। भाई यहाँ पे 9 ठीक है, ये 8 ठीक है, 9 और 3 12 और 2 14 का हासिल लगे 1, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 हासिल लगे 1, 4 और 1 5 और 1 6, 6 का 6 ठीक है, 6 का 6 ठीक है। यानी सही गुणनफल ये है, यानी दोनों 7 की जगह क्या आएगा, 0 और 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है कि भाई 3 है तो यहाँ पे 9 कैसे आ सकता है, कि 3 की गुणा करो तभी 9 आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पे हमें पता चल गया कि 6 में क्या जोड़ें कि 8 आ जाए, बोलो 2 जोड़ें, फिर 2 कैसा आ सकता है, जब यहाँ पर 4 के रख के 3 गुणा करोगे 4 दिया 12 का 2, तब 6 और 2 8 बनेगा, क्योंकि 8 ठीक था। बात समझ में आ रही ना। फिर हम 1 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे 1, तो यानी 423 में का आप किसकी गुणा करोगे, 143 की। जब गुणा करोगे तब उत्तर हमारा ठीक आएगा। हाँ, पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है। कॉमन सेंस का सवाल है। देखो जरा बोर्ड पे देखो, एक आदमी के पास कुछ सेब थे, इनमें से आधे और एक अधिक पहले बच्चे को, दूसरे को क्या करता है, जो बच जाते हैं उनके आधे और 2 अधिक कर देता है, तीसरे को जो बच जाते हैं उनके आधे और 3 अधिक। तो ये सवाल हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है, क्योंकि जो संख्या हमारे पास वो अंत में है। अंत में कितने सेब बचते हैं, 15, ठीक है ना, 15 सेब बचते हैं। अब ये 15 सेब से पहले इसने क्या काम करा होगा, तीसरे बच्चे को सेब दिए थे ना 15 सेब से पहले, तो तीसरे बच्चे को, है ना, सेब
देने से पहले कितने सेब होंगे। ठीक है, ये हमें बताना है। भाई हमें ये बात पता चल गई कि अंत में उसके पास कितने बचे, 15 बचे, है ना। तो 15 जो बचे उससे पहले जब उसने तीसरे बच्चे को दे दिए ना आधे और 3 अधिक, तो हमें देखना है कि तीसरे बच्चे से पहले उसके पास कितने सेब होंगे। तो उसका तरीका क्या होगा, 15 तो बचे प्लस 3 गुणा 2 बराबर 15 3 18 दूनी, यानी तीसरे बच्चे को देने से पहले उसके पास कितने सेब थे, 36 सेब थे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। करेंगे कैसे इस सवाल को, देखो 36 का आधा करो, 36 का आधा कितना हुआ, और 18 बचे। फिर मेरी बात समझ रहे हो, 36 का आधा कितना हो गया, तो 18 बचे। 18 में 3 और जोड़ दिए इसने, 18 में 3 और जोड़ दिए, तो 18 और 3 कितने हो गए, तो यहाँ कितने बचे, तो अंत में 15 तो बचे हैं। ये तो बोला है, बात वेरीफाई होगी ना, होगी। यानी तीसरे बच्चे को जब सेब दिए उससे पहले उसके पास कितने थे, 36। मैं उल्टा सिद्ध कर रहा हूँ इसको। तो 36 का आधा कितना हो गया, 18 18 18 में 3 और निकाल लो, क्योंकि 3 अधिक दिए ना, आधे से 3 अधिक। तो 36 का आधा 18 और 3 और जोड़ दो कितना, 21। तो 36 में से 21 गए, कितने बचे, 15। तो अंत में 15 सेब बचे, ये बात बोली गई है। ये बात सिद्ध हो गई है कि ये ठीक है, कराम ने जो मेथड है हमारा वो ठीक है। तो ये कहानी थी, तीसरे बच्चे को सेब देने से पहले कितने सेब थे, और ऐसी दूसरे को देने से पहले कितने होंगे, 36 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे 3 सेब दिए थे ना अधिक, तो यहाँ पे 2 दिए गए दूसरे बच्चे को, गुणा 2। 36 और 2 कितने हो गए, 38 दूनी 76। कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले बच्चे को कितने अधिक सेब दिए थे, 1 अधिक दिया था ना। भाई पहले बच्चे को 1 अधिक दिए थे, दूसरे बच्चे को 2 अधिक, तीसरे बच्चे को 3 अधिक। तो यहाँ पर हमने 3 लिखा, यहाँ 2 लिखा, तो यहाँ 1 लगाएंगे और गुणा 2 कर देंगे। 2 गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आधा कर रहा था ना बार बार, इसलिए दूना कर दो। 76 और 1 77, 77 दूनी 154। क्लियर हो गया, आंसर आ चुका है। पूछ लो कोई दिक्कत हो तो इस सवाल में। वो चीज़ हमने वहाँ वेरीफाई कर ली है कि हमें तरीका क्या अपनाना है ना। क्या 15 से उल्टा कैसे चलना है हमें। तो 15 में 3 जोड़ो और गुणा 2 कर दो। 2 गुणा करिए क्योंकि वो आधा कर रहा था ना बार बार, इसलिए हमने दूना कर दिया ताकि हमें एक्चुअल संख्या आ जाए। ये इसकी पीछे वजह है। तो है देखो, ये पूछा क्या भी कि एक लड़का पहले दिन कितना पढ़ता है, एक किताब का 3/8 भाग है ना, और शेष का 4/5 अगले दिन पढ़ता है और 30 पेज पढ़ने बाकी हैं, यानी बचे हुए पेज कितने हमें वो देखना है। हमें वैल्यू वही दे रखी है बचे हुए पेजों की। तो किताब में कुल कितने पेज हैं, तो किताब में हम x पेज मान लें चाहे तो, बड़ा आसान हो जाएगा समझना। अगर x पेज हैं और हमने कितना पढ़ लिया है 3/8, तो 8 में से 3 गया तो 5/8 पढ़ना बाकी है। अगले दिन हमने क्या काम करा, 4/5 पढ़ लिया है ना, तो कितना बचा भाई 5 में से 4 गए तो 1/5 बचा है ना। शेष यानी जो इसका बचा ना, इसका जो बचा हुआ इसका, ठीक है ना, कि टोटल का, ठीक है ना। तो इसलिए गुणा कर दिया, तो 5/8 गुणा 1/5, शेष तो यह और इसका कितना बचा अब 1/5। और वैसे कितने बचे ये, तो बराबर 30 पेज हो गया। तो 5 से 5 घट गया और x बराबर 30 गुणा 8 बराबर 240 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है जी, क्लियर, आसान सवाल था। एक व्यक्ति अपनी इनकम कितना खर्च कर रहा है भाई, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 4 में से 1 खर्च कर दिया, तो कितना बचा 3/4। इनकम का 3/4 बचा, तो हम इनकम को आई मान लेंगे और आई का कितना है ये 3/4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहे शेष का मतलब इसी का देखना हमें, ना कि इनकम का। जो हमारी इनकम शेष का मतलब ये होता है, जैसे मान लो इनकम आपकी होगी 4000, सपोज करो 4000 आपकी इनकम है, तो 4000 में से जब आपने 1/4 खर्च कर दिया तो कितना खर्च कर दिया, 1/1000 हो गया ना भाई। 4000 का 1/4 कितना हो गया 1000, तो शेष कितना बचा
3000 बचा ना, तो इसका 3000 का लेना था हमें आगे 2/5 ऐसे करके। तो हमें अब ये चीज़ें क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें ऐसे करने में, तो हम क्या काम करते हैं डायरेक्ट कर देते हैं फिर, ताकि ये सब चीज़ें बच जाएं। तो शेष का मतलब होता है कि जो काटने के बाद बची इनकम है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो जब 1/4 भोजन पे खर्च कर दिया, कितना बचा फिर 3/4। शेष का कितना 2/5 भाग किस पे खर्च कर दिया, रेंट पर। तो रेंट पर जब खर्च कर दिया कितना 2/5, तो 5 में से 2 गए, 3/5 आ गया। आगे कितना खर्च करा ट्रांसपोर्ट पे, तो 5 बटे, और आगे कितने बच रही है 15,000 बचत होती है। 15,000 हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो कट गया संख्या, ये 5 से कट जाकर 5 दिया, 15,000 है ना ये। ठीक है, 3 दूनी 6, और 3 से कट गया, कि गलती तो नहीं बता देना भाई। ठीक है, 4 पंजे 20 दूनी 40,000 आ गया। तो इनकम कितनी आ गई 40,000 आ गई। क्लियर हो गया भाई, कैलकुलेशन ठीक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी जो इनकम है वो 40,000 है। अब इसने क्या काम करा, बीच में पूछा कि वह अपना ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करता है। आपसे इनकम ना पूछे, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च कर रहा है। तो हमें क्या पहुंचना है, पहले ट्रांसपोर्ट तक पहुंचना है कि ट्रांसपोर्ट तक हमारी कितनी इनकम बच रही है ना। तो ट्रांसपोर्ट की जब हम देख रहे हैं तो कुल इनकम कितनी है हमारे पास 40,000। 40,000 में से जब हमने खर्च कर दिए 1/4, तो 3/4 बची, और ये कितनी बची 3/5। 5 चौक 20 दूनी 40, और 3 तिया 9 दूनी 18,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये वो इनकम है 18,000 जो भोजन पर और रेंट पर खर्च करने के बाद बची है। अब इसका हम 1/6 खर्च कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट पर, तो हम 5/6 नहीं करेंगे, 1/6 करेंगे। क्योंकि 5/6 करने का मतलब तो ये हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के बाद कितनी बची है। तो 18,000 में से कितनी खर्च कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट पर 3,000, तो शेष कितनी बचेगी फिर 15, और वही हमें बोला हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च हो गया भैया 3,000। तो जब किसी का खर्च बोलेगा ना, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट 1/6 कर देंगे यहीं पे, ठीक, ना कि 5/6 कर दें कभी। क्योंकि 5/6 करने के बाद क्या होगा कि वो इनकम एंड में बच जाएगी। ठीक, जैसे हमसे पूछा जाए कि भैया हमें जो है रेंट पर कितना खर्च करता है, हमसे क्या पूछे रेंट पर कितना खर्च करता है, तो हमें पहले देखना भोजन में कितना खर्च कर रहा है 1/4, तो 3/4 कर दिया। अब रेंट के लिए हम 2/5 ही लिखेंगे, ना कि 2/5 है ना रेंट पर खर्च करता है, क्योंकि रेंट का खर्चा 2/5 है, तो रेंट का खर्चा निकालेंगे, फिर इनकम शेष थोड़ा लिखनी है कि शेष कितनी बची है। क्लियर होगी ना बात, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना होगा तुम्हें। ठीक है भाई, इतना ही बहुत है आज के लिए।